वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक आर्मी चीफ और साबिक DGISI तालिबान को वापस लाए। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पार्लियामेंट में उन्हें तलब किया जाए, तहरीक पेश करेंगे। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस को भी भुट्टो केस की तरह दोबारा सुना जाए। उन्होंने ये दावा किया है कि उन्हें ये धमकी भी दी गई कि उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो कर लें। ख्वाजा आसिफ के ऐसे बयानात से ये सवाल जन्म ले रहा है कि ख्वाजा आसिफ इन हालात में ये बयानात क्यों दे रहे हैं, जब हुकूमत कायम हुए अभी 1 माह भी नहीं हुआ। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद से नून लीग मुफाहिमत की पॉलिसी के तहत ही सियासत कर रही है। नवाज शरीफ ने अपनी पूरी इंतखाबी मुहिम, जलसे और रैलियों में एक भी ऐसी बात नहीं की जिससे मुजाहिमत की झलक भी मिलती हो। नवाज शरीफ ज्यादा से ज्यादा चंद जजेस का नाम लेकर ही उन पर तनकीद करते रहे। इंतखाबात जीतने के बाद मुल्क में बहुत सी साजिशी मारूजात ने भी जन्म लिया, जैसे इंतखाबात में नवाज कैंप के उम्मीदवार ही क्यों हारे और शहबाज कैंप के अक्सर उम्मीदवार क्यों कामयाब हुए। अगर इन साजिशी मफरूजात को मान भी लिया जाए तो फिर इस पर खुद नवाज शरीफ ने क्यों खामोशी इख्तियार रखी। इस वक्त कौमी असम्बली में नून लीग के अक्सर MNAs और शहबाज शरीफ के करीबी वज़रा की तादाद मुफाहिमत की ही हामी रही है। जैसे वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने साबिक आर्मी चीफ और साबिक DGISI को कौमी असम्बली में तलब किए जाने के वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुतालबे पर कहा है कि उन्हें कौमी असम्बली में तलब नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुंतखब नुमाइंदों या काबीना के अरकान के अलावा किसी अनजान शख्स को कौमी असम्बली के फ्लोर पर आने की इजाज़त नहीं, मगर उन्हें कायमा कमेटियों में तलब किया जा सकता है। यही है वो हालात जो ऐसे सवालात को जन्म दे रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ क्यों माजी के उन किस्सों को याद करना शुरू हो गए हैं जिनका जिक्र अब खुद नवाज शरीफ भी नहीं कर रहे हैं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, अबसार आलम, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। आप सभी के लिए सवाल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ किसके इमा पर ऐसे मुतालिबात कर रहे हैं? शहजाद साहब, अभी हुकूमत बनी है, चंद हैं और वफाकी वज़रा के जैसे बयानात हैं। एक तरफ ख्वाजा आसिफ के मुतालिबात और फिर माजी की यादें साथ साथ उनको सता रही हैं और फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब उस पर जवाब दे रहे हैं। ऐसे मुतालिबात इस वक्त क्या ज़रूरत दरपेश आई ख्वाजा साहब को? अच्छा, इसमें आपके सवाल में 2 अल्फाज पे आपने कोटेशन मार्क लगाए हुए हैं, एक ईमा और दूसरे मुतालिबात। अच्छा, मुतालिबात का तो बड़ी हद तक अंदाज़ा है क्योंकि आपने सारे बयान भी कर दिए। असल में आपका सवाल ईमा पे है कि किसकी ईमा पे ये सब कुछ कर रहे हैं। कुछ हिस्सा आपने उसका अपने इब्तदाई में बताया कि शायद वो नवाज शरीफ साहब ग्रुपिंग जो है और ये वो उस किस्म का, लेकिन मैं इसको मुकम्मल तौर पर एक सियासी पैराए में रख के कोशिश करता हूँ कि इसका जवाब दिया जाए। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब का जितना एक ब्रिलियंट सियासी करियर रहा है ना, अब वो भी 74-75 साल के हो गए हैं और जैसे कहते हैं 74-75 उधर पहुंचे हुए हैं वो भी। तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे एक आउटस्टैंडिंग और एक जिसे कहते हैं फ्लॉलेस पॉलिटिकल कैरियर के बाद जब आपके बारे में इस किस्म की एक परसेप्शन हो कि आपका जो इलेक्शन है, जो आपकी जीत है, जो आपकी पोजीशन है, सियासी पोजीशन, वो किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो फिर एक दिल के अंदर एक थोड़ा बहुत एक ख्याल सा रहता है कि ये मुझे क्या ज़ेब देता है कि मैं अपने इस उम्र के इस हिस्से के अंदर इस तरह की परसेप्शन अपनी लेगेसी के अंदर शामिल कर लूँ। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, देखिए, इसका जवाब तो ख्वाजा आसिफ साहब ही यकीनी तौर पर दे सकते हैं कि वो क्यों ये बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों में कुछ और भी चीज़ें हैं। उन्होंने मिसाल के तौर पर कहा कि मैं बाजवा और फैज़ को यहाँ पे हाजिर करना चाहता हूँ, वो आए असेंबली में आके अपनी पोजीशन को वाज़ेह करें, जिसका आपने रेफरेंस भी दिया। अच्छा, और दूसरा उन्होंने फिर ये भी कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं सियासत छोड़ दूँ। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक ऐसे इंसान की तरफ से आ सकती हैं जो कि बहुत मेंटल एक प्रेशर के अंदर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। एक तो ये बात होगी। अब इसके बारे में आप रियाना इम्तियाज़ डार से जाके पूछेंगी अगर NA-71 में, तो वो शायद आपको कुछ और खबर देगी, कुछ और बताएगी कि असल में क्यों उनको आराम नहीं आ रहा। लेकिन उसको छोड़ दीजिए। मेरा अपना ख्याल ये है कि इतने आउटस्टैंडिंग कैरियर के बाद इस तरह की, देखिए NA-130 जो था ना लाहौर का, जब ये नतीजा आया तो अगले 1-2 दिन के अंदर जब इस किस्म की बातें शुरू हुई तो शायद मैंने या हम में से किसी ने जिक्र किया और हमारी बात कि यार ये इस तरह के लवली इतने प्यारे कैरियर के बाद, नवाज शरीफ साहब के 40 साल सियासी कैरियर के बाद इस तरह की गुफ्तगू ज़ेब नहीं देती कि वो इस किस्म का कोई एक जैसे कहते हैं कि तफवीज़ की हुई किसी का कोई तोहफा इनाम, तोहफतन कोई सीट लेने की ज़रूरत नहीं थी। अगर नहीं है तो नहीं है, और ख़ासतौर पर ऐसी सिचुएशन में जब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे, तो उसी किस्म की मुझे कुछ जुस्तजू और कैफियत लगती है जो कि ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ है। आम तौर पे हम
किसी पर्सनालिटी को तो डिस्कस नहीं करते, लेकिन मुझे ये मालूम है कि एक आउटस्टैंडिंग, एक बोल्ड, करेजियस पॉलिटिकल कैरियर के बाद जिसका एहतमाम, जिसके ऊपर जनरल बाजवा ने खुद कह दिया 2018 में कि ख्वाजा आसिफ साहब का मुझे 2 बजे रात को फोन आया। यानी यहां तक बातें खुल के सामने आ गई। और फिर इस इलेक्शन के बाद क्या सच है क्या झूठ है वो तो इलेक्शन कमीशन ही हमें बताएगा, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि आपने सब कुछ कर लिया, आपने हलफ ले लिए, आपने वजारतें संभाल ली, और उसके बाद भी फिर आप को इस किस्म की गुफ्तगू करनी पड़ जाए तो फिर थोड़ा सा ज़रा इंसान को सियासी पैराए में रहते हुए सोचना पड़ता है कि कहीं ना कहीं पे कोई सियासी शायद सोच ऐसी है, जो फिक्र है, जो कि आपको लाहक है, जिसकी वजह से आप इस किस्म की बात करते हैं। मेरा तो बड़ा बुनियादी तौर पर सियासी पैराए में रहते हुए नजरिया है इसके ऊपर। ठीक हो गया जी। इफ्तिखार साहब, ख्वाजा आसिफ की जो मुतालिबात हैं मुफाहिमत के लंबरदार जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं? ये जस्ट ऐसे ही बयानात हैं या फिर किसी दबाव, सियासी दबाव या परेशानी में ऐसे बयानात दे रहे हैं? जो बात मेरे मोहतरम दोस्त ने कही है, उनका असल में तजिया ये है कि जिन लोगों के बारे में ये गप है, जिन लोगों के बारे में ये कहा जाता है, जिन लोगों के बारे में ये साजिशी थ्योरियाँ मौजूद हैं कि उनको हारे हुए थे, उनको जितवाया गया है, उनका ज़मीर गालिबन उनको मजबूर कर रहा है कि कोई ख़ुदकश हमला कर दें या किसी ख़ुदकश हमले का शिकार हो जाए, ताकि उनके ज़मीर को भी इत्मीनान मिल जाए और तारीख़ी तौर पे तारीख़ की अच्छे उराक में उनका नाम भी आ जाए कि जो ख़ुदकश हमला उन्होंने किया था उसमें वो तो निशाना बने, लेकिन जो मकसद था उस ख़ुदकश हमले का वो दुरुस्त था। मुझे कोई ऐसी बात लगती है ना। तो आप गरीबों की बात करते हैं, आप सहाफ़ी भी अजीब लोग हैं, कैसे कैसे सवाल इर्रेलेवेंट उठा कर ले आते हैं। भला उसको बुला भी लिया जाए, वो जो साबिक़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, या वो दूसरे को भी बुला लिया जाए तो क्या फ़ायदा जी? मुझे यही तो सवाल है कि नहीं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे बात करने, कोई फ़ायदा नहीं। आप तो फिर मुझे बात करने देना। मैं तो उन लोगों पे हैरान हूँ जो इस किस्म के डिबेट को इस मुल्क में जन्म देते हैं। दो वफाकी वज़ीर इसी पे सवाल जवाब कर रहे हैं पिछले 48 घंटों से। मुझे कोई तल्लुक़ नहीं ना उस वफाकी वज़ीर से ना दूसरे वफाकी वज़ीर से, ना उनकी इतनी पहुँच है जितनी पहुँच मेरी और मेरे दोस्तों की आपके प्रोग्राम की वसातत से पाकिस्तान के अवाम के साथ है। और उन गरीबों की तो कोई बात ही नहीं करता। कि मीडिया का अजीब खेल है कि मीडिया रोज़ एक ऐसा खेल शुरू करता है जो शाम को ख़त्म हो जाता है, अगले दिन उसकी दुम को पकड़ के फिर खींचना शुरू कर देता है और उसके ऊपर चला जाता है। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर वो बुला भी लिया जाए असेंबली के फ्लोर पे तो क्या हो जाएगा? है? क्या बिगाड़ लेंगे आप? और आप तो किसी SHO को सजा नहीं दे सकते। आप बात कर रहे हैं साबिक़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और उस आप साबिक़ DG ISI की, ये क्या बातें हैं? और हम इसको पूछ रहे हैं क्या बातें हैं? ये गलत है। आप पूछना भी गैर मुनासिब है। अच्छा, इस गुर्बत के दौर में वजीर का कहना मुनासिब है, मेरा पूछना गैर मुनासिब है। मैंने इतना बड़ी बात कह दी, अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझे देखें। मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं एहतराम के दायरे में रहते हुए सियासतदानों को बुरा या अच्छा कहता हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो सियासतदानों को के कपड़े उतारने के अंदर मसरूफ़ अमल हो जाए। मैं नहीं कर सकता। वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो कैसे हैं, वो उसके बारे में मैंने जिस तरीके से मुझे कहना था कि ये ख्वाहिश क्यों जन्म ले रही है वो मैंने अर्ज़ कर दिया। लेकिन मैं आप लोगों से भी तो पूछता हूँ ना कि क्या ये इशू है, कि ये आवाम का मसला है? क्या अगर उसको बुला भी लिया जाए तो कोई मसाइल तय हो जाएंगे, लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, लोगों को रहने के लिए घर मिल जाएंगे, लोगों को अच्छी दवाई मिल जाएगी। अगर उसको बुला लोगे असेंबली के फ्लोर पे अपनी अनाज की तस्कीन करने के लिए, क्या हो जाएगा? तुम्हारी अगले इशू में हम आवाम के ही उसके ऊपर बात कर रहे हैं। जब वो इशू आएगा फिर मैं उसे उस अंदाज से निबड़ लूंगा। पहले मैं इसको निबड़ लूँ। ये जो रवैया हमारा है ये बिल्कुल गलत रवैया है। और ये को सोचना चाहिए क्या बात करते हैं, आवाम के मसाइल पर बात वफाकी वजीरों के लिए तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी, वही कह रही हूँ। मैं आपको नहीं कह रहा, आप पता नहीं इतना पर्सनल ले रहे हैं। मैं वफाकी वजीरों को कह रहा हूँ कि वफाकी वज़ीर साहिबान, आप अपनी अना की कोई तस्कीन करना चाहते हैं, भला आप तो SHO को तलब नहीं कर सकते। चले आप दोनों वजीर मिलकर SHO को तलब करके मुझे दिखे उसके किसी ऐसे जुर्म की बिना पे जो आपके ख्याल में जुर्म है। आप SHO नहीं तलब कर सकते। क्यों आप हमें उलझनों में डाल रहे हो? क्यों सिस्टम के साथ एक और मजाक शुरू करना चाहते हो? क्यों हम लोगों को बेवकूफ़ बना के अपने पीछे लगाना चाहते हो? क्यों हीरो बनना चाहते हो? इस तरीके से हीरो बनना है तो मेरे लिए लोकल बॉडी सिस्टम ला के मुझे दो,
उसमें जो वादे किए उनको पूरा करो। आज जो उनको पूरा नहीं करता, तुम दोनों वजीर मिलके उसको कोशिश करो, उन लोगों को, उन अनासर को, उन कुव्वतों को असेंबली के फ्लोर के ऊपर बुलाओ और उनसे पूछो कि तुम ये काम क्यों नहीं कर रहे जिससे आवाम को फायदा पहुंचे। ये इन दोनों जनरलों को बुला के क्या कर लोगे? इसको कंक्लूड करते हैं। गैर जरूरी बयान है, बिल्कुल गैर जरूरी बयान है। ठीक हो गया। बिल्कुल। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि दोनों इतने, एक तो है जिनकी उम्र बता दी, उसमें असल में वो फिक्र होता है सतरिया बतरिया गया, वो ऐसा होता है। तो उनमें से तो एक ऐसा है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, इट इज नो वे। गुजरी शाम का यहाँ रोना नहीं खत्म होता है। ज़ैगम साहब, ख्वाजा आसिफ के मुतालिबात हैं, क्या नवाज शरीफ को वादे पूरे ना होने का शिकवा है? एक बयान गुज़िश्ता सितंबर में दिया था, आने से पहले अक्टूबर में आए तो और मामलात रहे, फिर वादे पूरे ना हुए, तो क्या ये वो शिकवा है या जो इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि ना वक्त है, ना ऐसे बयानात की ज़रूरत है, ना इनका कोई फ़ायदा है? नवाज शरीफ से जो वादे हैं वो अफसरों ने तो पूरे नहीं करने थे जो चले गए, और आप ये देखिए जो लोग चले गए उनके बूटों के निशानों को पीटना तो कोई मज़ाहमत नहीं होती। इसका मज़ाहमत से क्या ताल्लुक़ है, मसलहत से क्या ताल्लुक़ है? वो लोग तो चले गए, अब उनके ख़िलाफ़ आप जितना छत पे चढ़ के बोल लें, ढोल पीटें, कुछ कहें, तो किसने आपको पूछना है? ये तो मसला ही नहीं है। देखिए वो जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल अहम है, लेकिन बिल्कुल गलत तौर पे उठा रहे हैं। जब अफ़गान तालिबान ने काबुल फ़तह किया था तो उस वक्त ख़ुद ख्वाजा आसिफ साहब की वो ट्वीट आपको याद है जो इन्होंने ठोकी थी? अब भी लोग तक उसको करते हैं, उसको फैलाते हैं, रिट्वीट करते हैं, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अल्लाह अकबर। ताकतें किसकी? अमेरिका की। खुदा तालिबान का और हमारा साझा, ही ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था। देखिए जश्न जो है ये सिर्फ रियासती अशराफिया नहीं मनाया था, ये पाकिस्तान की सियासी अशराफिया ने भी बनाया था। ख्वाजा आसिफ भी ढोल पीटने वालों में सबसे आगे थे। एक माहौल था, ये समझा गया कि फाइनली पाकिस्तान को काबुल में एक दोस्ताना हुकूमत मिल गई, अब हम टेररिज्म का मसला हल कर सकते हैं। सब लोग ये समझ रहे थे, एक उम्मीद थी, एक मौका था, क्योंकि एक ऐसी हुकूमत आई जिसको हमारी मोहताजी थी, जो हम समझते थे हमारी दोस्त साबित होगी, जो हम समझते थे हमारी मदद करेगी कि वो उन दहशत गर्दों को ख़त्म करे, उसको डीरेडिकलाइज करे, उनको वापस भेजे, इस मामले को ख़त्म कर दे। इस उम्मीद में कोई ख़राबी नहीं थी, मुज़ाकरात की कोशिश करने में भी कोई ख़राबी नहीं थी। सब दुनिया में होता है कच्ची कोशिश है। मुज़ाकरात का फॉर्मेट बिल्कुल गलत था। ये बात करनी चाहिए थी कि आला तरीन लेवल पर दहशत गर्दों के साथ आप क्यों बैठ गए? आपने रियासत के साथ दहशत गर्दों को पैरिटी 8वीं बार क्यों दे दी? आपने क्यों अफ़गान तालिबान को फरीक नहीं बनाया? आपने उनको सस्ता छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी आप जानो और टीटीपी जाने। ये गलती ज़रूर थी, मुज़ाकरात में गलती नहीं थी। देखिए जो अगली बात है, जो ये ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि कौन वापस लाया, देखिए एक लिहाज से ठीक भी है, ये सवाल गलत भी है। पूरी दुनिया में डी रेडिकलाइजेशन होती है। जो लोग रेडिकलाइज होकर चुके होते हैं, दहशतगर्द बन चुके होते हैं, माशरा उनको वापस एब्जॉर्ब करता है। लेकिन डी रेडिकलाइजेशन की एक पूरी साइंस है। इन लोगों को इनको कैंप बनाए जाते हैं, उन कैंपों में रखा जाता है, उनमें तालीम दी जाती है, उनको स्किल दिए जाते हैं ताकि कोई नया काम ज़िंदगी में कर सकें। लड़ने के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। उनको नफ्सियाती सपोर्ट दी जाती है क्योंकि उनके नफ्सियाती मसले होते हैं, उनकी जज्बाती मदद की जाती है। फिर एक अहम बात ये होती है कि उनको आइडियालॉजिकल रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। इन लोगों का इस्लाम का तसव्वुर भी तो बदलना है ना। वो इस्लाम का तसव्वुर जो पूरी उम्मत का है, इनका इस्लाम का तसव्वुर उससे मुख्तलिफ है। तो इनकी वो मजहबी रिहेबिलिटेशन की भी ज़रूरत होती है। इस प्रोसेस के बाद आप उनको माशरे में लाते हैं। सवाल ये है कि ये सारा प्रोसेस क्यों नहीं किया गया? मेरा ख्याल ये है कि जो हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, जिसमें एक आदमी ऑल इन ऑल होता है, अक्ल कुल होता है। पेशावर में बैठा हुआ एक आदमी अक्ल कुल था, उसने इन तमाम चीज़ों पर कोई तवज्जो नहीं दी, एक्सपर्ट से बात नहीं की, उसने खुद ये फैसला कर दिया, अच्छी नीयत में किया। ये कैसे हो सकता है कि एक आला फौजी अफसर जो है वो उन लोगों को वापस लाए जो उसके जवानों को, उनके अफसरों को कत्ल करेगा? दिस इज एब्सर्ड। सबसे ज़्यादा वो लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, नीयत की बात नहीं है। यहाँ पे सवाल ये है कि हमारी गवर्नेंस में इस मेहनत से, इस मुसीबत से निमटने का कितना एक अहलियत मौजूद है कि अगर डीरेडिकलाइज करेंगे तो क्या डीरेडिकलाइजेशन करने की हमें समझ है, फहम है? क्या ख्वाजा आसिफ को थी
जो इतना अरसा वजीर दिफा रहे? क्या PMLN में है? मुझे कोई एक डीरेगुलाइजेशन का एक्सपर्ट दिखा दें कि फलां आदमी है मुस्लिम लीग नवाज में जो इस मसले को समझता है, जो इस मसले में हल पेश कर सकता है, फौज के साथ बैठ के बात कर सकता है।